हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी इन्वायरमेंट की क्लास और ये क्लास करंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट में करंट डेवलपमेंट जो हुई है उस पर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में एक शोध प्रकाशित हुआ है और ये शोध कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और आपको भी थोड़ा हैरानी होगा ये सुन करके कि हाँ, वनों से भी कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन निकलता है। तो वो कैसे होता है पूरी बातचीत करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहना है आपको। और जो लोग एकदम नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस सबकी तैयारी के लिए परफेक्ट जीएस के कोर्सेस एकदम फ्री आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इसको प्रतिदिन पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आज बात करेंगे हम कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे कार्बन उत्सर्जन क्या हो सकता है और अगर होता है तो कैसे होता है, क्या है, सब कुछ समझ में आपको आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। मतलब आपको ये सिखाया गया है कक्षा 2 से लेकर के अभी तक कि जो पेड़ है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा करते हैं। क्या कभी आपने कल्पना भी किया होगा कि पेड़ की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है? तो ज़रूर ये शोध कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और ऐसा नहीं कुछ अवैज्ञानिक बात है, बिल्कुल छोड़ते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन वो जितना कंज्यूम करते हैं उतना नहीं छोड़ते। तो इसीलिए वो बैलेंस बना करके रखते हैं और पेड़ लगाना गलत बात नहीं है, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि वास्तव में समस्या कहाँ पर है। समस्या फिर ह्यूमन की तरफ से है, मानव की तरफ से है। तो देखते हैं क्या है। इस शोध के अनुसार जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी, और गर्म होने का कारण क्या है? सबसे बड़े कारण तो हम ही हैं, यानी कि इंसान है। जैसे जैसे आपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अत्यधिक करना स्टार्ट किया, पृथ्वी गर्म होती चली जाएगी। और जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होगी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कम होती जाएगी। उसके पीछे रीज़न क्या है देखते हैं आगे। इससे पहले यह पाया गया था कि अमेजन वर्षा वन है, जो कि अमेजन वर्षा वन कहाँ है? यदि आपका पृथ्वी है तो ये जो बीच में आपको इक्वेटर दिखाई देता है 0 डिग्री ना, इसके आसपास ही पाए जाते हैं अमेजन वर्षा वन। और ये जो है एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाती है, बारिश सालों भर होती है और एक कार्बन अवशोषित करने की तुलना में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? क्या पेड़ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको इसका सही उत्तर पता है? और अगर नहीं पता है तो जा करके किताब खोल करके पढ़ लीजिए। और अगर उतना भी काम नहीं करना तो यहीं बस 2 सेकंड रुक जाइए, मैं अभी कंफर्म कर दे रहा हूँ, सब कुछ समझा दूंगा। जैसे इंसान को, जीव को, जंतु को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, उसी प्रकार जो हमारे प्यारे पेड़ पौधे होते हैं ना, इनको भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। ये भी ऑक्सीजन का ही अवशोषण करते हैं श्वसन के लिए, और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं आफ्टर श्वसन, ठीक है ना। तो श्वसन के बाद में ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना आपको क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण नाम का एक चीज़ होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं ना, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनको जरूरत पड़ती है CO2 की, और हम कहते हैं कि सारा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ने ले लिया। तो जब ये अपना भोजन बना रहे होते हैं एट द टाइम इनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज ये भी ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे मत सोया करिए, बहुत हानिकारक होता है। गांव में लोग एकदम खुलेआम पेड़ के नीचे सोते हैं, उनको डर नहीं लगता। लेकिन ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में धूप ना होने की वजह से, सूर्य की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी कि पेड़ भोजन नहीं बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं करता है, केवल और केवल क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ऐसे में पेड़ों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है
जो आपकी सांस फूलने का एक कारण हो सकती है। तो इसीलिए रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखा कि जो है अमेजन वर्षा वन है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो अधिक उत्सर्जित कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि काजीरंगा द्वारा प्री मानसून सीजन, यानी कि जो मार्च, अप्रैल और मई है, प्री मानसून सीजन का मतलब कि मानसून आने से पहले वाले महीने, इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे अधिक मात्रा को अवशोषित किया गया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छा खासा इसने अवशोषित किया। बट क्या हुआ, ये रिसर्च जो आया है उसको मैं बता रहा हूँ। एक जंगल या जंगल में उपस्थित पेड़ प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, दैट इज़ गुड, आप जानते हैं इस बात को, तथा श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी बात आप जानते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक के रूप में किस प्रकार काम करता है उसको भी आपको समझना है। तो यहाँ की जो मिट्टी ना एकदम अद्वितीय है, बिल्कुल एकदम अलग टाइप की मिट्टी है, और इस क्षेत्र की मिट्टी में बैक्टीरिया की एक बड़ी आबादी पाई जाती है जो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये प्रॉब्लम है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर वो जो बैक्टीरिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, उसको उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और इसीलिए वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। प्रकाश संश्लेषण में कमी, बादल छाए रहने के कारण मानसून के दौरान पेड़ पर्याप्त मात्रा में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। आपने अभी देखा कि प्री मानसून जो मंथ हैं, यानी कि मानसून के पहले वाले जो महीने हैं, मार्च है, अप्रैल है, मई है, उसमें वो अच्छा खासा अवशोषण कर रहा है। बिकॉज जो आसमान है वो एकदम खुला हुआ है, सूर्य निकल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगा। लेकिन जैसे ही मानसून आता है, क्या होते हैं, बादल छाए रहते हैं, और अगर बादल छाया हुआ तो धूप आपको देखने को नहीं मिलेगी, और अगर सूर्य नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता, और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे। इसीलिए मानसून के सीजन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसीलिए वनों की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। मानसून के बाद और सर्दियों के महीने के दौरान स्थिति सामान्य रहती है, बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं होता है, जिससे जंगल शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बना रहता है। वाष्पित जल से कम वर्षा, वैज्ञानिकों ने वाष्पित जल में समस्थानिकों का विश्लेषण किया और जंगल में मौजूद जल एवं कार्बन चक्रों के बीच एक मजबूत संबंध पाया। ठीक है ना, एक मजबूत संबंध पाया। मानसून से पूर्व के महीने में वाष्पित जल से होने वाली वर्षा में कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है। मानसून से पूर्व के महीने में वाष्पित जल से होने वाले वर्षा में कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है, जो कि उच्चतम कार्बन अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प की क्षमता होती है। ठीक है ना, पत्तियों के आंतरिक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश करने और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के बाहर निकलने के लिए रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया का होना आवश्यक है। ठीक है ना, अब देखते हैं काजीरंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहले इसकी स्थिति, तो यह असम राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट बात यही है, नोट डाउन कर लेंगे। और यह इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ 42,996 हेक्टेयर, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, इतने में यह फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित प्रतिनिधि क्षेत्र है। यानी कि ये जो है डिफरेंट, ऐसा नहीं कि घाटी इसको विभाजित कर पा रही, ये पूरा एक क्षेत्र है और ये किस ब्रह्मपुत्र घाटी में है। ठीक है ना, वैधानिक स्थिति के बारे में देखेंगे तो इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, फटाफट बताइए, जिनको नहीं पता है वो हमारा पुराना वीडियो जाकर के देखिए, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है, और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, फटाफट से बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति यदि आप इसकी देखेंगे तो इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर
सूची में इसको घोषित किया गया, उस सूची में शामिल किया गया। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। जैव विविधता की यदि बात करें यहाँ पर, तो विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रख लेना, क्योंकि ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, असम में स्थित है, और इसको आप याद रखेंगे। गैंडों की संख्या के मामले में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद पेबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा स्थान है, जबकि पेबीतोरा अभ्यारण्य विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभ्यारण्य है। ठीक है ना, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? पेबीतोरा में है, लेकिन यदि संख्या की बात की जाए तो असम की काजीरंगा में ज़्यादा है। काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 4 बड़ी प्रजातियों राइनो यानी कि गैंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। वर्ष 2018 की जनगणना में 2413 गैंडे और लगभग 1100 हाथी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में थे। 2014 में आयोजित बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार काजीरंगा में अनुमानित 103 बाघ थे। कितने? 103 बाघ थे। 2007 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ध्यान रखना। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 215 और कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में 120 के बाद में यह तीसरा सबसे बड़ा आबादी है किसका? बाघों का। काजीरंगा में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 निवास करती है। ठीक है ना। अब देखते हैं नदियाँ और राजमार्ग जो कि इस क्षेत्र से गुजरते हैं। तो इस उद्यान क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 ये गुजरती है। उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय यानी कि वाटर बॉडीज़, और इसके अलावा डिप होल नदी इससे होकर के गुजरती है। तो ये है इसकी स्थिति। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्यों ऐसा कहा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कार्बन उत्सर्जन से ज़्यादा अवशोषण से ज़्यादा उसका उत्सर्जन हो रहा है। रिसर्च जो आया था उसके बारे में मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। काजीरंगा से कोई सवाल अब गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए ओनली यूपीएससी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।